जादुई लौकी। एक गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपने माता पिता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। वो गांव के जमींदार के खेतों में काम करके कुछ पैसे कमाता था और उसी से उसका घर चलता था। एक दिन सुबह जब भोला अपने घर से निकल रहा था, बेटा भोला, मुझे कल रात से बहुत खांसी हो गई है। तू पहले जाकर मेरे लिए वैद्य जी से दवा ले आ। ठीक है पिताजी। और भोला वैद्य से दवा लेकर अपने पिता को देता है। पिताजी, अब मैं काम पर चलता हूँ। देरी होने पर जमींदार बहुत खरी खोटी सुनाता है। और भोला जल्दी से जमींदार के पास जाता है। धनीराम गांव के सबसे अमीर जमींदार और लालची किस्म का आदमी था। वो लोगों को ज्यादा ब्याज पर पैसे देता और समय पर जो ब्याज समेत पैसे ना लौटाता वो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता था। अरे क्यों रे भोला, तू आज फिर 10 मिनट लेट आया है। मुनीम जी, इसको आधे दिन का ही वेतन देना आज। माफ कर दीजिए मालिक, मैं अपने पिताजी के लिए दवा लेने गया था, इस कारण थोड़ी देर हो गई है। वैसे भी दिन के 200 रुपए ही मिलते हैं। अगर आप उसमें से भी आधा कर दोगे तो। मुझसे जुबान लड़ाता है। काम करना है तो कर, वरना निकल जाए यहाँ से। अरे शुक्र मना कि सेठ जी तुझे आधा वेतन देने को बोल रहे हैं। कोई और होता तो तुझे धक्के मारकर कब का भगा देता। बेचारा भोला खेतों में जाकर चुपचाप काम करने लगता है और शाम होने पर मुनीम से पैसे लेने जाता है। अगर अगली बार 1 मिनट भी देरी से आया ना तो तुझे काम से निकाल दूंगा, ध्यान रखना इस बात का। भोला 100 रुपए लेकर वापस अपने घर लौट जाता है। बेटा भोला, तेरे पिता की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सुबह से खांसे जा रहे हैं। तू जाकर वैद्य जी को बुलाकर ले आ बेटा। और भोला वैद्य को अपने घर लाता है और वैद्य उसके पिता को देखते हैं। भोला बेटा, मेरी इन दवा का इन पर कोई असर नहीं हो रहा। तुम्हें इनको किसी अच्छे अस्पताल में दिखाना चाहिए। वैद्य जी, मेरे पास तो आपको देने के लिए 100 रुपए ही हैं, तो मैं अस्पताल में इनका इलाज कैसे करवाऊंगा? आप ही कुछ उपचार ढूंढिए ना, जिनसे ये ठीक हो जाए। ठीक है, आज रात तुम इनको ये दवा दो, क्या पता ये सुबह तक ठीक हो जाए। और वैद्य वहां से चला जाता है। लेकिन पूरी रात भोला के पिता खांसते रहते हैं और वो तीनों बड़ी मुश्किल से रात को काटते हैं। सुबह होने पर वो देखता है कि अब उसके माता पिता सो रहे थे। वो लकड़ी काटने के लिए जंगल चला जाता है। भोला जंगल में लकड़ी काट रहा था, तभी अचानक उसे बाघ के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। अरे अरे, लगता है जंगल में बाघ आ गया है। और वो बाघ के डर से पेड़ पर चढ़ जाता है और पेड़ के ऊपर से देखने लगता है। कुछ ही देर में वहां एक बाघ करहाते हुए आता है। भोला देखता है कि बाघ का पैर एक शिकारी पंजे में फंसा हुआ था। अरे, ये बाघ तो घायल लग रहा है। बाघ भी उसी पेड़ के नीचे करहाते हुए गिर जाता है। अरे, लगता है ये बेहोश हो गया है। यही समय है यहाँ से भागने का। भोला पेड़ के नीचे उतरता है, तभी उसकी नजर उसके पैर पर पड़ती है। अगर मैंने इसके पैर से ये शिकारी पंजा नहीं निकाला तो ये मर जाएगा। भोला उस पर बहुत दया करता है और वो बाघ के पास जाकर उसका पैर पंजे से बाहर निकालने की कोशिश करता है। कुछ देर प्रयास से वो बाघ का पैर पंजे से निकाल देता है। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तभी वो बाघ उठ जाता है और भोला की ओर देखकर जोर से दहाड़ता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। तभी अचानक वो बाघ एक परी के रूप में बदल जाता है। अरे, तुम तो डर गए। तुम कौन हो?
मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। क्या? परीक्षा? कैसी परीक्षा? हाँ, और तुम उसमें सफल हो गए हो। तुम बहुत ही भले इंसान हो। तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर एक जंगली जानवर की मदद की है। मैं तुम्हें इसके बदले इनाम देना चाहती हूँ। और वो परी भोला को एक लौकी देती है। ये कोई साधारण लौकी नहीं है। इसे खाने से तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे और सभी प्रकार की बीमारियां भी इससे ठीक हो जाएंगी। इसके बीज तुम जहां भी लगाओगे वहां हमेशा लौकियां लगती रहेंगी। ऐसा बोलकर वो वहां से अदृश्य हो जाती है। भोला उस लौकी को अपने घर ले आता है और उसकी सब्जी बनाकर अपने माता पिता को खिलाता है। सब्जी खाते ही भोला के पिता बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और उसकी माँ भी पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। अरे भोला, देख मेरी खांसी बिल्कुल ठीक हो गई। अरे बेटा, मेरे घुटनों का दर्द भी बिल्कुल ठीक हो गया है। भोला सारी बात अपने माता पिता को बताता है तो भोला की माँ लौकी के बीज अपने छोटे से खेत में बो देती है और उसमें पानी भी डाल देती है। पानी डालते ही लौकी की बेल पूरे खेत में फैल जाती है और उस पर तभी बड़ी बड़ी लौकियां आ जाती हैं। अरे ये तो चमत्कार हो गया, ये खेत तो लौकियों से भर गया है। उसकी आवाज सुनकर भोला और उसके पिता भी वहां आ जाते हैं। ये तो सच में जादुई लौकियां हैं। भोला और उसके माता पिता मिलकर सभी लौकियां तोड़ देते हैं और भोला उन्हें मंडी में ले जाकर बेच देता है। उसके उन्हें पूरे 1000 रुपए मिलते हैं। भोला अब बहुत खुश था। अब उसे जमींदार के पास काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अब रोज सुबह उन बेलों पर बहुत सारी लौकियां लगी होती थी और भोला उन्हें मंडी में बेच आता था। एक दिन जमींदार की बेटी बहुत बीमार हो जाती है और बहुत दिनों तक इलाज करवाने पर भी वो ठीक नहीं हो पा रही थी। जमींदार जी, इन्हें कोई अनजान बीमारी ने पकड़ लिया है जिसका इलाज अभी हमारे पास तो नहीं है। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। ये सब तुम्हारे पापों का फल है जो हमारी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। मेरी बेटी को जरूर गांव वालों की बद्दुआ लग गई है जिसका इलाज किसी के भी पास नहीं है। ये बात जब भोला को पता चलती है तो वो लौकी का रस निकालता है और जमींदार के घर जाता है। जमींदार जी, मैं आपकी बेटी को ठीक कर सकता हूँ। अरे, जिस बीमारी का इलाज बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाए उसे तू ठीक कर देगा। चला जा यहाँ से, वरना मार मार के तेरी हड्डियां तोड़वाऊंगा। मुनीम जी, बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे ही दिया है तो क्यों ना भोला को एक मौका दिया जाए। और वो भोला को अपनी बेटी के पास ले जाते हैं। भोला उसे लौकी का रस पिलाता है और कुछ ही समय बाद उसकी बेटी अपनी आंखें खोलती है और अपने बिस्तर से उतरकर खड़ी हो जाती है। उसे ऐसा देखकर जमींदार हैरान हो जाता है। उसकी बेटी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। शांति, अरे शांति, यहाँ आओ, जल्दी आओ, देखो हमारी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई है। जमींदार को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि उसने गांव वालों के साथ कितना गलत किया है। जमींदार हाथ जोड़कर भोला से माफी मांगता है और उसकी गिरवी पड़ी जमीन उसे वापस दे देता है। इस हादसे ने जमींदार को बदल कर रख दिया था। अब उसने सभी गांव वालों को उनकी जमीन वापस कर दी थी और सभी मजदूरों का वेतन भी बढ़ा दिया था। अब भोला भी गांव में सभी को लौकी के बारे में बताता है ताकि गांव में सभी लोग स्वस्थ रह सकें। गोरखपुर नामक गांव में किशन और रमिया नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी प्यारी सी 2 बेटियां भी थी। बड़ी बेटी का नाम रेखा और छोटी बेटी का नाम मेघा था।
किशन अपने खेतों में कृषि करता और उससे अपने परिवार का निर्वाह बहुत अच्छे से करता था। किशन एक अच्छा आदमी था और वो जरूरत पड़ने पर सबकी मदद करता था, इसलिए सब उसके साथ बहुत अच्छे से रहते थे। गांव में किशन की खेतों में सबसे अच्छी खेती होती थी। एक साल लगातार कुछ दिनों तक भारी बारिश हुई और खेतों में सारी फसल बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से किशन बहुत परेशान था। सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं अपने परिवार का ख्याल कैसे रखूंगा? नहीं नहीं, मुझे खेतों में फिर से काम करना होगा। इसी उम्मीद में किशन खेतों में जाता है और दोबारा से बीज बोता है। कुछ ही दिनों में फसल फिर से उग जाती है, लेकिन इस साल फिर से मौसम खराब हो जाता है और लगातार बारिश होने के कारण किशन की सारी फसल बर्बाद हो जाती है। खेतों की ऐसी हालत देखकर किशन बहुत दुखी होकर अपने घर लौट रहा था। अरे क्या हुआ, इतने दुखी हुए हुए कहाँ जा रहे हो दोस्त? क्या बताऊं, इस बार फिर से मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अरे तो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे दोनों बातें करते हुए घर जा रहे थे। तभी किशन को रास्ते में एक हिरन का बच्चा दिखाई देता है, जो झाड़ियों में बहुत बुरे तरीके से फंसा हुआ था। लगता है ये हिरन का बच्चा झाड़ियों में फंस गया है। चलो इसे बचाते हैं। अरे वाह, हिरन का बच्चा, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा। कितने दिनों से मैंने कुछ अच्छा नहीं खाया। अरे अरे, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुम्हें इसे बचाने के लिए बोल रहा हूँ और तुम इसे खाने की सोच रहे हो। तुम जाओ यहाँ से, मैं इसे खुद बचा लूंगा। गिरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है और किशन उस प्यारे से हिरन के बच्चे को निकालकर जंगल में छोड़ देता है। जंगल से लौटते समय उसकी नजर रास्ते में पड़ी एक पोटली पर पड़ती है। ये पोटली यहाँ जंगल में कहाँ से आई? कुछ देर के बाद देखने पर भी वहाँ कोई नहीं आता, जिससे किशन पूछ सके कि ये पोटली किसकी है। किशन पोटली को लेकर अपने घर आता है। मेघा, जल्दी बाहर देखो, पिताजी कुछ खाने के लिए लाए हैं। इसमें क्या है पिताजी? तभी वहाँ मेघा और रम्या भी आ जाते हैं। अरे, इस पोटली में आज आप क्या लेकर आए हो? किशन रम्या को सारी बात बताता है। वही जंगल से लौटते हुए मुझे ये पोटली मिली। किशन जब उस पोटली को खोलकर देखता है तो उसमें से मूंगफली निकलती है। अरे वाह, इतनी सारी मूंगफली, अब तो बहुत मजा आएगा। बेटा, ये किसी और की मूंगफली की पोटली है। तुम्हारे पिताजी को रास्ते में मिली थी। अगर कोई इसे लेने आ गया तो इसलिए इससे हम मूंगफली नहीं खा सकते। तुम बिल्कुल सही कह रही हो रम्या। ये मूंगफली जिसकी है, हम उसे ही लौटा देंगे। लगभग 1 महीने के बाद तक मूंगफली लेने कोई नहीं आता। फिर एक दिन, इस बार तो बीज बोने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रम्या, क्यों ना मैं ये मूंगफली ही खेतों में बो दूं। इतने दिनों से तो कोई आया नहीं। अगर आएगा भी तो हम बोल देंगे कि वो इस फसल का आधा हिस्सा ले ले। रम्या भी किशन की बात से सहमत हो जाती है और अगले ही दिन वो दोनों खेतों में काम करना शुरू करते हैं और पूरे खेत में मूंगफली के बीज बो देते हैं। कुछ ही दिनों में खेतों में मूंगफली के पौधे उगाते हैं और पूरा खेत हरा भरा दिखाई देता है। अरे वाह, मूंगफली तो बहुत अच्छी आई है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे तो लगता है भगवान ने ये हमारे भले के लिए ही हमें दी है। अगर उस दिन मैं उस हिरन के बच्चे को जंगल में छोड़ने नहीं जाता तो मुझे ये मूंगफली भी नहीं मिलती। कुछ दिनों के बाद जब किशन और रम्या मूंगफली के पौधे उखाड़ते हैं तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं। ये कैसी मूंगफली है जी? अरे वाह वाह, ये तो चमत्कार हो गया रम्या। देखो, ये सब मूंगफली सोने की है। क्या
सोने की मूंगफली। किशन जल्दी से दूसरे पौधे भी उखाड़कर देखता है। सारे पौधों के नीचे सोने की मूंगफलियां आई हुई थी। वो दोनों कुछ मूंगफली भरकर अपने घर ले जाते हैं। किशन उस सोने की मूंगफली को बाजार में बेच आता है, जिससे उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। अब कुछ ही समय में किशन बहुत अमीर हो जाता है और उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। गिरी को जब इस बात का पता चलता है कि उसके खेतों में सोने की मूंगफली है, तभी ये किशन अमीर होता जा रहा है। इसको तो मैं बताता हूँ। उसी रात गिरी किशन के खेतों में जाता है और मूंगफली उखाड़ने लगता है। तभी उसे दहाड़ने की आवाज आती है। गिरी देखता है उसके सामने एक शेर था जो उसे चबाने ही वाला था। गिरी कैसे भी करके अपनी जान बचाता हुआ घर पहुंच जाता है। उसके बाद वो कभी किशन के खेतों की ओर नहीं गया।